लाइव का मैसेज डाल दीजिए ग्रुप पे, 100% लाइव वाला मैसेज डाल दीजिए। अच्छा ये बताइए पहले तो, बहुत सिंपल टॉपिक है। अब आगे आगे मतलब इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या करना है। आप लोगों का सब कुछ सिंपल सिंपल दिया गया है। एक बार ग्रुप पे बस डाल दीजिए, गेट लगा लीजिए जरा सा, बस जरा सा थोड़ा सा, खिड़की खोल दो। अच्छा वो धुआं हो रहा है क्या? बाहर रख दो वो, खिड़की खोल दो, बाहर भी रख दो, बाहर भी खुशबू आती है। मेरे पास 23 लेक्चर, ओ 22 डल गया उस पे। अब आप एक काम करना, ये कौन सा लेक्चर है? 24 है? 23 है ना, 23 लिख लेना इस पे, जिसमें हाँ ठीक है, समझ लेना मैं कौन सा लेक्चर की बात कर रहा हूँ। मैं खैर बोल देता हूँ यहाँ से, ये लेक्चर कौन सा है? 23। तो कन्फ्यूजन नहीं रहना अपने दिमाग में कि कौन सा है। 23 है लेक्चर। ठीक। हाँ। आ रहा है भैया यूट्यूब पे 5 तारीख के बाद, है ना, वापस से विथ नोट्स। तो ड्रीम जुडिशरी ऐप पहले से डाउनलोड करके रखना, तभी आप लोग लाइव आ पा रहे हो, नहीं तो नहीं आ पाते, है ना। तो सरप्राइज है आप लोगों के लिए, बहुत शानदार एपीयू की तैयारी कराते हैं अब आप लोगों को। लेकिन अगर जिसको मेंस ज्वाइन करना है तो मेंस साथ ही साथ करते चलें, कोई मतलब नहीं है नहीं तो जिंदगी जीने का। चलो नेक्स्ट टॉपिक। अभी हमने कहा हाँ 187 पढ़ना था, क्या पढ़ना था? यही छोड़ा था ना 58 के साथ, 58 के साथ, वेरी गुड। बहुत अच्छे से इसके डायग्राम बनाना है ना, काफी लोगों को ये याद नहीं होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। बहुत अच्छा पोर्शन है, मजेदार बात करता है, सीधा बोलते करता है। जब 24 घंटे के भीतर अन्वेषण पूरा ना किया जाए तब की क्या प्रोसीजर है। मतलब अगर 24 घंटे के भीतर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो पाता, क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेंगे, तो मजिस्ट्रेट ये प्रिज्यूम करता है कि आपने इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लिया है, तब जाके आप मेरे समक्ष इसलिए पेश कर रहे हो कि अब आप बताइए इसको बेल देना है कि नहीं देना है। क्योंकि ये ना तो ये बेल देने के लिए तैयार है, और अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो पुलिस वैसे ही बेल नहीं देती है, तो मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष वैसे ही पेश करना पड़ेगा। और फिर हम मांगते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम, क्या मांगते हैं? इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम। लेकिन ये क्या है होता है, पुलिस वाले मिसयूज करते हैं किसी भी चीज का। 24 घंटे लिख देंगे पकड़ा परसों, और फिर लिख रहे हैं कि आज से 24 घंटे क्या हुए, स्टार्ट हुए। तो ये मिसयूज बनाने के लिए उन्होंने बोला कि अगर आप 24 घंटे के भीतर भीतर क्या नहीं कर सकते, ये प्रोसीजर नहीं कर सकते, तो आपको करना क्या है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा तो होता क्या है। ये क्लियर कॉन्सेप्ट है। तो अब दो चीजें दिमाग में आती हैं कि अगर 24 घंटे के भीतर भीतर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ, तो अभी तक जो हम पढ़ के आ रहे थे वो क्या था? तलाशी, जब्ती, ये क्या था? इस बीच में व्यक्ति को गिरफ्तार करके मैंडेटरी रूल है कि उसको 24 घंटे के भीतर भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजना है। मतलब ये सब चीजों के लिए 24 घंटे पर्याप्त हैं क्या? सोचने वाली बात है। किसी व्यक्ति को कल कल गिरफ्तार किया, एक दिन जेल में रखा, जब तक पूछताछ करी, सब चीजें करी, आसपास घूमे, बाकी कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, 24 घंटे हो गए। सोना भी तो है कि नहीं सोना? सोना है। तो फिर यही वाली बात है, कोई खाना पीना सोने में टाइम चला गया, जब तक वो व्यक्ति जेल में रहा, फिर उसको 24 घंटे अगले दिन कोर्ट में पेश करना है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो बोल रहा है इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं है, नहीं हो पा रहा, ना हो पाएगा, प्रैक्टिकली तो संभव है नहीं है। तो इसमें बोला प्रक्रिया क्या है। अब इसका एक एक लाइन और एक एक चीज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं डायग्राम बनाते जा रहा हूँ, आप लोग साथ में बनाते जाना, ठीक है ना। देखिए अब इसको 58 के साथ हमने क्या किया, रीड किया किया था ना। हाँ 58 के साथ हमने इसको ज्वाइन किया है। अब हम इसको बनाने की पूरी कोशिश करते हैं
कि सेक्शन 187 जो आपकी बात करता है वो बात करता है यदि 24 घंटे के भीतर इन्वेस्टिगेशन यदि पूरा नहीं हो पाता है तब क्या प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर ये है कि जब कोई व्यक्ति, सबसे पहले चीज ये किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है अरेस्टेड पर्सन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा है, अरेस्टेड पर्सन के बारे में, कि किसी व्यक्ति को क्या किया गया है, अरेस्ट किया गया है और कस्टडी में नियुक्त किया गया है। तो दो चीजों के बारे में बात कर रहा है, या तो अरेस्टेड पर्सन है या तो कस्टडी में है। पहले से किस में है, कस्टडी में, डिटेन है या कन्फाइन किया गया है, निरुद्ध किया गया है। और यह प्रतीत होता है कि इन्वेस्टिगेशन की धारा 58 द्वारा नियत 24 घंटे के भीतर इन्वेस्टिगेशन क्या नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। क्योंकि 58 क्या बोलता है, अगर आपने किसी व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट कर लिया है 58 में, तो वो बोलता है 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना है आपको इन्वेस्टिगेशन पूरा करके कि उस व्यक्ति ने क्या ऑफेंस किया जिस कारण से आपने विदाउट वारंट अरेस्ट किया है। ये थोड़ा इन्वेस्टिगेशन चलता है। अब इन्वेस्टिगेशन का हम पार्ट ले लें या पूरा ले लें, 24 घंटे मतलब 24 घंटे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तो ये मैंडेटरी है कि 24 घंटे में। तो हुआ का एक सेक्शन आता है, बोले हमने इनका यूज किया और एक सेक्शन 58 में लिखा था कि 24 घंटे में हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन पूरा करना है। और ये क्या नहीं होता, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना है। और क्या करना है, मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या करना है, हमें पेश करना है। ये वाली जो दो चीजें हैं ये 58 की थी कि 24 घंटे में भीतर पूरा नहीं किया जाता है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना है, या विश्वास करने का कारण है कि अभियोग या सूचना दृढ़ आधार पर है तो पुलिस थाने के बाहर अधिकारी यदि अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी जो सब इंस्पेक्टर की पंक्ति से निम्न का नहीं है, वह निकटतम मजिस्ट्रेट में वह डायरी के मामले से संबंधित प्रविष्टियों की एक प्रतिलिपि भेजेगा और साथ ही अभियुक्त व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजेगा। देखो ये है डायरेक्ट 24 घंटे के भीतर भेजना, ठीक है ना, 24 घंटे के भीतर इन्वेस्टिगेशन के पश्चात मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजना, तो ये डायरेक्ट है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम सुनो, प्रॉब्लम इसके बीच की है। प्रॉब्लम कहाँ की है, इसकी है, इसकी है, इसकी है। समझना, मजिस्ट्रेट के समक्ष लाने के पहले के क्या का काम है। पहली चीज तो ये है कि रीजन टू बिलीव है कि इस पे क्या हमें मिली है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। क्या मिली है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है। दूसरा, हमारे पास कंप्लेंट आई है, क्या आई है, एक, या इसके खिलाफ एक क्या हुई है, अभियोग लगा है, मतलब कंप्लेंट हुई है। ठीक है, मजिस्ट्रेट के समक्ष जाने के पहले की बात है ये, कि पहले हमें पता है कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है, दूसरा हमें पता है कि इसके खिलाफ क्या हुई है, कंप्लेंट हुई है। ठीक है, और इस आधार पे इंचार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर, इंचार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग करने वाला या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर, कौन होता है इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर। इससे नीचे का नहीं होगा, ठीक है ना, सब इंस्पेक्टर से। बोले निम्न का नहीं है तो भाई क्या करेगा, इन दोनों को पावर है कि वो निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे। किस मजिस्ट्रेट के पास, नियरेस्ट। अब देखना, ये एक बात और एक जगह और लिखी है, एक जगह और लिखी है जहां पे किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसमें वो लिखा है साफ साफ कि अगर उसके पास जुरिडिक्शन हो चाहे नहीं हो, हम निकटतम ले जाएंगे मजिस्ट्रेट के पास। क्या के लिए, एग्जामिनेशन करने के लिए, परीक्षण करने के लिए। जब हम 51, 52, 53 पढ़ रहे थे और 54 पढ़ रहे थे शिनाख्त वगैरह के लिए, तो उसमें क्या लिखा था, अधिकारता हो चाहे ना हो हमें ले जाना है नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास। क्लियर बात हो गई कि नहीं हो गई। 16 किलोमीटर की दूरी वाला भी मामला आया था, उसमें बोले 16 किलोमीटर की परिधि में अगर कोई भी हो, चाहे उसको अधिकारता हो चाहे नहीं हो, हम ले जाएंगे, बात थी यहाँ पे। तो यही वाली जो चीज है उसमें ये बोला गया। देन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, गुड मॉर्निंग। देखो आगे बढ़ते हैं, अब क्या होता है, अब ये होता है कि निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले गए। अब ले गए तो क्या करेंगे, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने के बाद की प्रोसीजर ये है कि वो बोल रहा है कि एक डायरी होगी, क्या होगी, एक डायरी होगी, और उस डायरी का एक डायरी होगी, और उस डायरी का क्या रोल है, उस डायरी में करनी है आपको एंट्री। क्या करनी है, डायरी में क्या करनी है, एंट्री करनी है।
तो डायरी के मामले में जो प्रविष्टियां हैं उसकी एक प्रतिलिपि, अब डायरी में क्या कर लिया आपने, एंट्री कर ली। सुनिए आप, इतना समझ में आया कि नहीं, पूरी एक लाइन है। कैसी लाइन है, पहली चीज आपके 187 में सीधा सीधा बोला गया, क्या बोला गया कि 187 में जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है या उसको कस्टडी में रखा जाता है, तो हमारा जो सेक्शन 58 है ये बात करता है कि उसको क्या करना है भैया, मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के भीतर पेश करना है। इसका मतलब ये माना जाता है कि इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया, आप 24 घंटे के भीतर क्या करना है, उसको पेश करना है। अगर आपका इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है तो आप मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करोगे, लेकिन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के पहले, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के पहले ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहले चीज रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि भैया ऐसा रीजन टू बिलीव है, विश्वास करने का कारण है कि हमें एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है या उस पर कोई क्या लगाया है, एलिगेशन लगा चुका है या उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट है। पहला चीज हमारे पास ये रीजन टू बिलीव है, इसलिए हम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करते हैं, कर सकते हैं उसको, क्योंकि लगा है। दूसरा, ये काम कौन करता है इन्वेस्टिगेशन का, या तो इंचार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर करता है या तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर करता है। दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज क्या हो गई, तीसरी चीज ये हो गई कि अधिकारता हो चाहे ना हो, हम ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेंगे जो नियरेस्ट है। बात खत्म हो गई, बात खत्म। अब ये बोल रहा है तो बोलेगा नियरेस्ट है, तो ये जो पूरी बात है ये एक डायरी रहेगी उसके पास, वो डायरी क्या करेगा, वो नोट करेगा। कौन नोट, किसके पास डायरी रहेगी, इनके पास डायरी रहेगी। किसके पास डायरी रहेगी, इनके पास, इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर के पास। ये एक डायरी में क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। और जैसे ही वो विहित मामले में निकटतम मजिस्ट्रेट और उसके पश्चात विहित डायरी के मामले में संबंधित प्रविष्टियों का एक प्रतिलिपि भेजेगा। और जो डायरी है, जो डायरी वो कौन नोट करता है, नोट ये करते हैं, रिकॉर्ड कौन करते हैं, रिकॉर्ड ये करते हैं। एरो अलग लगा लो, ये वाला एरो हटा के ये ऊपर लगा लो। अब बोले एंट्री कर दी, एंट्री की जो कॉपी होती है, क्या होती है, जो कॉपी होती है वो किसको जाती है, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को जाती है। इसको जाती है, किसको जाती है, मतलब आप एक्यूज पर्सन को तो भेजोगे ही भेजोगे उसके समक्ष, और साथ में जो जो आपने डायरी में इन्वेस्टिगेशन किया है, जो आपने करा है, उसकी एक कॉपी भी आप किसको भेजोगे, मजिस्ट्रेट को भेजोगे। यस, ये भी करेगा। ये तो और है ना, ये बीच में और है, या तो ये या तो ये। समझ में आ रही, मतलब एट द एंड कंक्लूजन क्या निकला हमारा, एट द एंड हमारा ये कंक्लूजन निकला कि एक्यूज्ड पर्सन प्लस 24 घंटे प्लस डायरी कॉपी इक्वल टू नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। इधर लिख लो सेंड। इन सबको भेजना है, 24 घंटे के भीतर भेजना है, एक्यूज पर्सन को भेजना है विद डायरी के साथ, जो आप कॉपी देते हो वो भेजना है। किसके पास भेजना है, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। यही पढ़ा अभी तक। भेजेगा कौन, तो ये भी लिख लो, भेजने वाला कौन है, आईओ भेज लो डायरेक्ट। कौन भेज रहा, आईओ। हो गया, ये पूरी एक पैरा हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। इस तरीके से आप याद कर लोगे उस चीज को, ठीक है ना। चलिए दूसरा बात करता हूं, सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 क्या बात करता है, सबसेक्शन 2 क्लियर बात करता है कि वह मजिस्ट्रेट जिसके पास अभियुक्त व्यक्ति इस धारा के अधीन भेजा जाता है। पहली क्लियर बात है कि अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष अगर वो एक्यूज पर्सन लाया गया है, आ गया 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष, तो बोले इस बात पर विचार किए बिना कि क्या उसके पास मामले का विचारण करने की अधिकारता है या नहीं। मैं तो पहले ही बोल चुका हूं, ट्रायल करने की पावर है नहीं, जुरिडिक्शन आता है नहीं आता है, इस चीज का नहीं सोचेगा मजिस्ट्रेट। अगर लाया गया है तो ये बोलेगा अभियुक्त पर विचार करने के पश्चात उसको 100% सुनेगा, विचार करेगा कि क्या ऐसा व्यक्ति, पहले चीज सबसे पहला विचार आना चाहिए मजिस्ट्रेट के मन में, उसके 24 घंटे के भीतर अगर कोई व्यक्ति पेश होता है, उसके समक्ष आता है, उसका अधिकारता हो चाहे ना हो, सबसे पहला दिमाग में एक थिंकिंग आती है। ये नहीं सोचेगा कि मुझे तो ट्रायल करने की पावर नहीं है। देखो क्या होता है, जब हम सेक्शन 9 घर वो आपका किसी पत्नी को लेने जाते हैं, है ना, बुलाते हैं, नोटिस जारी करते हैं सेक्शन 9 का, तो उसमें क्या होता है, सबसे मेन मुख्य आधार बनता है जुरिस्डिक्शन। क्या बनता है, जुरिस्डिक्शन। पति कहाँ का है, पति अगर कहीं और का है, अपनी पत्नी को बुलाना चाहता है, तो अगर जैसे मान के चलो किराए से रह रहे थे दोनों, तो किराए का जो एग्रीमेंट होना चाहिए, तब जाके वो 9 उस कोर्ट में लग पाएगा, नहीं तो लग पाएगा, नहीं तो गांव वाले कोर्ट में लग पाएगा जहां से वो लोग आए हैं।
है ना। तो ये सेक्शन 9 भगा देता है, क्या कर देता है, भगा देता है। फाइलिंग सेशन में जाते हैं, फाइलिंग सेशन में जाने के बाद वो चेक करते हैं, चेक में ज्यूरिसडिक्शन नहीं पाई जाती, वो भगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे सीधा बोल रहा है कि देखो सर, एक्यूज पर्सन को आपने अरेस्ट किया विदाउट वारंट, पहली चीज अरेस्ट कर दिया आपने, 58 की सेक्शन जो कि हमसे बात कर रहा था, आप लाए या तो पहले से कस्टडी में है, ये भी बोला उसमें, अरेस्ट किया या तो कस्टडी में है। कस्टडी में क्या रखा, निरोध रखा। 58 का प्रोविजन का फॉलो हुआ, 24 घंटे के भीतर पेश करना था, 24 घंटे के भीतर आपने पेश किया, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष पहला पॉइंट आना चाहिए कि अधिकारता हो चाहे ना हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम अभियुक्त व्यक्ति के उस पर विचार करेंगे, और विचार करने के पश्चात हम क्या करेंगे, उसको एक आधार देखेंगे कि उसको जमानत पे छोड़ा जाए, बेल पे छोड़ा जाए या नहीं छोड़ा जाए। क्लियर बात हो गई। मतलब अब जमानत, या अगर उसकी जमानत पे छोड़ा गया है, उसको किसके द्वारा छोड़ा, पुलिस के द्वारा, तो तब भी उसको 24 घंटे के भीतर अगर लाएंगे, क्योंकि जमानत पे छोड़ेंगे तो हम क्या करते हैं, एक बॉन्ड भरवाते हैं, हम बेल बॉन्ड पे छोड़ते हैं, हम क्या बोलते हैं, भैया आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष जब भी आपको बुलाया जाए आना पड़ेगा, आपको 24 घंटे के भीतर आना है, बुला लिया तो बोले उसकी जमानत भी रद्द कर दी गई है, बोले गए या तो जमानत पे छोड़ा गया है या उसकी जमानत रद्द कर दी गई है, उस पर विचार किया जाएगा। क्लियर बात है। जमानत पर नहीं छोड़ा या तो उसकी जमानत रद्द कर दी, मान के चलो उसको जमानत छोड़ी गई, या तो उसकी जमानत रद्द कर दी जाएगी या तो उसको जमानत पे छोड़ दिया जाएगा। समझना चीजों को। अब बोला अभियुक्त ऐसी अभिरक्षा में, अब कस्टडी में है, जैसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे इतनी अवधि के लिए कुल मिलाकर पूर्णतः भागता 15 दिन से अधिक का ना होगा, यथा उपबंधित 60 दिन 90 दिन उसकी 60 दिन या 90 दिन निरुद्ध अवधि की प्रारंभिक 40 दिन या 60 दिन के दौरान किसी भी निरुद्ध किया जाना समय समय पर प्राधिकृत कर सकता है। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है, पहला ऐसा नहीं था। किसने पहले वाला पढ़ा, पहले ऐसा नहीं था। पहले सीधा बोलता था पुलिस रिमांड अगर देनी है 15 दिन की दे दो, फिर उसके बाद 15 दिन से अधिक की आपको नहीं मिलेगी, आपको जुडिशियल रिमांड में जाएगा, जुडिशियल रिमांड में अब आप रहोगे और इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी। अब दो चीजों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। पहली चीज ये हो गई, अगर इसको बनाते हैं अपन, ठीक है ना, देखो दूसरा सबसेक्शन, दूसरा क्या बात करता है, अब हम किसके समक्ष लाए, पहली चीज हम ले आए उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष। मजिस्ट्रेट के समक्ष अगर यहां पे एक और चीज याद रखना, ये एक्यूज्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, एक्यूज्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में, एक्यूज्ड पर्सन। ये क्वेश्चन आता है प्री में, तो ये एक्यूज्ड पर्सन के बारे में ये सेक्शन बात करता है, अरेस्टेड पर्सन के बारे में नहीं, क्योंकि दो वर्ड लिखे यहाँ पे, एक तो जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया वो एक्यूज है, जो अभिरक्षा में निरुद्ध है वो एक्यूज है, बात खत्म है। तो ये डाउट रखने नहीं मन में, है ना, डायग्राम के हिसाब से चल रहे हैं जिससे आपको याद रहे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। चलो यस, देखो अब क्या लिखा, वह मजिस्ट्रेट जिसके पास अभियुक्त व्यक्ति इस धारा के अधीन भेजा। अब मान के चलो एक्यूज पर्सन आया, मजिस्ट्रेट के समक्ष आया, ठीक है, तो अब एक्यूज पर्सन को जैसे ही लाया जाता है, ठीक है, तो क्या होगी, डायरेक्ट ट्रायल। अब ये बोला ट्रायल के लिए क्या चाहिए, ज्यूरिसडिक्शन हो या ना हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष लाया है, ज्यूरिसडिक्शन हो चाहे ना हो, दिक्कत नहीं है, वो ट्रायल कर सकते हैं इस आधार पे, ठीक है। ट्रायल के लिए भेजा जाता है तो उनकी अधिकारता हो या ना हो, अभियुक्त व्यक्ति पर विचार करने के पश्चात क्या ऐसा व्यक्ति जमानत पर छोड़ा गया है, देखो दो चीजों को विचार करेंगे। तो इसमें लिखा है ज्यूरिसडिक्शन हो चाहे ना हो, ये क्या करेंगे, ये दो चीजों पर विचार करेंगे। दिमाग में सोचना, क्या सोचेंगे, थिंग्स टू माइंड। अब ये क्या सोचेंगे, ये सोचेंगे दो चीजें। पहली चीज बोले कि वो व्यक्ति जमानत पर, सीधा लिखना, हिंदी में लिख दो ना, जमानत पर नहीं छोड़ा गया। पहली चीज देखो, मान के चलिए मैं मजिस्ट्रेट हूं, ये एक्यूज पर्सन है, इनको मेरे समक्ष लाया गया, कौन लाता है, इंचार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ये लाया। तो दो चीजें मेरे दिमाग में आएंगी। पहली चीज तो उनने क्लियर कर दी, आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि मेरा तो ज्यूरिसडिक्शन लगता नहीं है, आप इनको क्यों उठा के ले आए, ये चीज नहीं सोचेंगे हम, ठीक है। हम एक ही चीज सोचेंगे कि यार आप इनको लाए हो तो आपने इनको जमानत पे नहीं छोड़ा, तो क्यों नहीं छोड़ा, पहली चीज।
दूसरी चीज, या तो आप इनको जमानत पर छोड़ने का अधिकार ये रखते थे, आपने जमानत क्या कर दी, रद्द कर दी, तो फिर आप आंसर दोगे सर हमने इनसे जमानत मांगी, इन्होंने हमें जमानत देने से इनकार कर दिया, जो भी सिक्योरिटी वगैरह जो हम लेते हैं बेल बॉन्ड बनने से इन्हें इनकार कर दिया, इसलिए हम 24 घंटे के भीतर भीतर लाए। और दूसरी चीज, सर इन्हें नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है तो हम जमानत पे नहीं छोड़ सकते, ये डिस्क्रिप्शन पावर ऑफ कोर्ट है। समझ रहे बात को? अब देखो बात, अब क्या बोला, बोला ये गया कि अभियुक्त व्यक्ति जमानत पर नहीं छोड़ा गया, क्या ऐसा व्यक्ति, ये क्वेश्चन है, ये क्या है, ये आपके क्वेश्चन है, क्या ऐसा व्यक्ति जमानत पर नहीं छोड़ा गया। दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन मजिस्ट्रेट साहब के दिमाग में क्या आ रहा है, मजिस्ट्रेट साहब के दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, उसकी जमानत रद्द कर दी गई क्या, उसकी जमानत कैंसिल हो गई, ये दो क्वेश्चन, नहीं छोड़ा गया तो क्यों, और क्या उसकी जमानत क्या हो गई, रद्द हो गई। ये दो चीजें समझ में आई, अभी बिल्कुल बेसिक पॉइंट से चल रहे हैं, ठीक है। अब इतना बना लिया, आ जाओ, बना लिया ना, बाद में बनाना नहीं तो। चलो इसके बाद अभियुक्त व्यक्ति, अब देखो सीधा लिखा है जो एक्यूज्ड पर्सन है, क्या है, एक्यूज्ड पर्सन है, वो एक्यूज्ड पर्सन क्या कर रहा है, एक ऐसी कस्टडी में जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे। अब देखना हुआ क्या, ये मान के चलिए ये व्यक्ति है, इसको सेंड किया किसने, आईओ ने, कहां सेंड किया, 24 घंटे के भीतर। किसको सेंड किया, मजिस्ट्रेट समक्ष। मजिस्ट्रेट साहब के साथ दो क्वेश्चन आए, एक तो पहली चीज आया बेल, इसको बेल मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए, दूसरा चीज कि कैंसिल क्यों कर दी, या कैंसिल हुई या नहीं हुई, ये वाले दो क्वेश्चन उसके समक्ष आए। तो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट की यहाँ पे पावर है, मजिस्ट्रेट की यहाँ पे पावर है, क्या पावर है कि इस एक्यूज पर्सन को क्या करेंगे, इस एक्यूज पर्सन को कस्टडी में भेज देंगे। क्या कर देंगे भैया, इस एक्यूज पर्सन को कस्टडी में भेजने की क्या है उनको पावर है। तो कस्टडी दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी जुडिशियल कस्टडी और एक आपकी होती है पुलिस कस्टडी। एक होती है जुडिशियल कस्टडी और एक होती है पुलिस कस्टडी, दोनों के बारे में ये बात कर रहा है। तो बोल रहा है मजिस्ट्रेट अगर ठीक समझा तो इतनी अवधि के लिए कुल मिलाकर पूर्णता या भागता 15 दिन से अधिक का ना होगा। देखो क्लियर बात है, यहाँ पे पुलिस वाले की पुलिस, क्योंकि क्या होता है इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो पाती और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, अनुरोध करते हैं कि देखिए सर अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो पाई और जो कि 58 सेक्शन के तहत 24 घंटे के भीतर हमें इसको पेश करना था तो हमने इसको पेश कर दिया। और दूसरी चीज ये है सर कि इसको जमानत क्यों नहीं दे दी, जमानत पे नहीं छोड़ा गया या जमानत क्यों कैंसिल कर दी गई, ये वाली चीजें। तो हम चाहते हैं कि अभी हमें इससे और पूछताछ करनी है, तो कृपा करके हमें पुलिस रिमांड दे दीजिए। क्या दे दीजिए, हमें पुलिस कस्टडी दे दीजिए, पुलिस रिमांड दे दीजिए। तो क्वेश्चन आता है, तब मजिस्ट्रेट ठीक लगता है, मजिस्ट्रेट अगर ठीक समझता है तो क्या करेगा, उसको पुलिस कस्टडी में भेजेगा। कुल मिलाकर अब देखना यहाँ पे दो वर्ड लिखें, या तो कुल मिलाकर मतलब ऐसी अभिरक्षा, अभियुक्त का ऐसी अभिरक्षा में, जैसा कि मजिस्ट्रेट ठीक समझे, ऐसी अभिरक्षा में जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी, जो भी अभिरक्षा क्लियर नहीं किया, लेकिन ऐसी अभिरक्षा में कुल मिलाकर पूर्णता या भागता 15 दिन से अधिक का नहीं होगा। टोटल कितने दिन होंगे, 15 दिन होंगे। और उपधारा 3, तो ये बोल रहा है पहले उपधारा 3 पढ़ो, बोले उपधारा 3 क्या लिखा, उपधारा 3 में मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा निरोध, पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा निरोध 15 दिन की अवधि के आगे अपराधीकृत कर सकता है, जिसमें उसका समाधान हो जाता है कि ऐसी पर्याप्त आधार पर विद्यमान, किंतु मजिस्ट्रेट, सुनो इधर से कनेक्ट करते हैं इसको, ठीक है ना, मैं पूरा बनाऊंगा आप लोग भी पूरा बनाना। इधर इतना समझ में आ रहा है, छोटा करूं इसको, थोड़ा छोटा करते हैं, देखते जाओ क्या बोल रहा है मजिस्ट्रेट। यहां पे कस्टडी दो तरीके की हो रही है, एक तो जुडिशियल एक तो पुलिस हो रही, बात हो रही यहां पे, क्लियर हुआ, नीचे क्लियर हुआ, सबसेक्शन 3 पढ़ के आए, उसमें क्या लिखा, पुलिस कस्टडी। और पुलिस कस्टडी कितने की दे रहा है, मतलब ये वाली बात कहां लिखी, 3 वाले में, किसमें लिखी है, 3 वाले में, कि आप पुलिस कस्टडी कितनी दे सकते हो, 15 दिन की दे सकते हो। कितनी दिन की दे सकते हो, 15 दिन की। 15 दिन से अधिक की दे सकते हो, जी हाँ 15 दिन से हम अधिक की भी दे सकते हैं। देखो इतना अभी दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना,
अभी हम वापस से ऊपर जा रहे हैं। ये अभी 3 का यूज इसलिए कर लिया क्योंकि आपको पता है कि पुलिस कस्टडी कितने दिन की आ रही है यहाँ पे, 15 दिन। कुल मिलाकर कितना बोला, 15 दिन। और ऊपर क्या बोला, कुल मिलाकर 15 दिन से क्या नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। ये इसका एक्सेप्शन है, ये क्या है इसका एक्सेप्शन। लेकिन इसने बोला कि उपधारा 3 में उपबंधित यथास्थिति 60 दिन, 3 में उपबंधित यथास्थिति 60 दिन या 90 दिन की निरुद्ध अवधि, मतलब कितने दिन, एक तो आ रहा है आपका 60 दिन और एक आपका कौन सा आ रहा है, या 90 दिन। अब समझते जाना, बोला निरुद्ध की अवधि। अब ये क्या है, कस्टडी में डिटेन करने की आपकी अवधि होगी, टोटल हो गई कितना। मतलब कहने का मतलब क्या समझे सर, हम नहीं समझे, नहीं समझे आप, नहीं समझे। इसमें बोला गया है 60 या 90, इसी के अंदर आपका 15 दिन भी काउंट होंगे। इसको मिला के 90 बनेंगे, इसको मिला के 60 बनेंगे। अभी 60 दिन 90 दिन वाला कॉन्सेप्ट है, जिसमें सजा ज्यादा होगी उसमें 90 दिन, जिसमें सजा कम होगी वो 60 दिन। लेकिन ये 15 दिन कहां इंक्लूड करोगे सर, ये 15 दिन उसी में जाएंगे, इसलिए लिखा है। और इस पे साफ साफ लिखा है, ये प्रोविजन पहले भी था और अभी भी उसने ज्यों की त्यों लैंग्वेज यूज करी है। उन्होंने बोला कि देखो ऐसा बोला उनने, इनने क्या बोला, ये 15 दिन तो है ही है, और ये 15 दिन किसके हैं, पुलिस कस्टडी के। ये किसके हैं, ये मैंने इसलिए यहां पे लिखा था, ये 15 दिन है किसके, पुलिस कस्टडी के हैं। ठीक है, अब ये 15 दिन प्लस 15 दिन प्लस 60 दिन या 90 दिन इक्वल टू 90 दिन। 90 भी हो सकते हैं, लेकिन ये 15 इंक्लूड रहेंगे इसमें। क्या रहेंगे, ये 15 इंक्लूड रहेंगे। ये क्लियर है, ठीक है। अब ये तो जनरल हो गया, ये क्या हो गया, ये जनरल हो गया। इसका मतलब आपकी जुडिशियल कस्टडी कैसी चलेगी, ये दोनों होंगी, और ये आपकी कैसी होगी, ये पुलिस कस्टडी होगी, पीसी। और ये कौन सी होगी, ये जेसी होगी। ये कौन सी होगी, जेसी। और टोटल जेसी कितनी होगी, ये हो जाएगी। अरे तो अभी आएगा ना, अभी वही तो बोल रहा हूं, अभी आएगा 60 दिन 90 दिन वाला कॉन्सेप्ट भी अभी आ रहा है। अभी इतना तो याद हो गया, इतना तो समझ में आया कि 15 दिन इंक्लूड है उसमें, अलग से नहीं है 15 दिन, 60 दिन 90 दिन मिला के 15 दिन, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखा, 90 दिन की निरुद्ध अवधि में से प्रारंभिक 40 दिन या 60 दिन किसी भी समय निरुद्ध किया जाना समय समय पर प्राधिकृत करेगा। ये पावर है, ये कौन सी पावर है, हाँ यस। सिर्फ नहीं, 90 या 60 या 15, ये पहले का है, इसमें अब अमेंड है। और इसमें क्या अमेंड है, देखो अब ये है यहां से थोड़ा सा घुमावदार सेक्शन। अब मैं वापस से एक डायग्राम बना के क्लियर करता हूं। ये एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति को लाया गया, कहां लाया गया, फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट लाया गया। मजिस्ट्रेट के समक्ष दो ऑप्शन है कि या तो पुलिस वाले अगर मांगे कस्टडी तो 15 दिन की क्या दे दो, उसको कस्टडी दे दो। लेकिन क्या 15 दिन से अधिक दे पाएंगे, क्या मना कर दिया, 15 दिन से अधिक की नहीं होगी। लेकिन उन्होंने बोला सबसेक्शन 3 पढ़ो पहले, तो सबसेक्शन 3 हमने पढ़ा, उसमें लिखा 15 दिन से अधिक की भी हो सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ कि 15 दिन से प्लस की भी हो सकती है अगर लगता है तो। लेकिन अभी सुन तो, अब अरे सुन तो लो, ठीक है। तो क्या बोला, अब 60 दिन या 90 दिन, 60 दिन या 90 दिन, अभी छोड़ दो कि 60 दिन कब होगा 90 दिन कब होगा, आप याद रखो या तो 60 दिन की कस्टडी हो सकती है या तो 90 दिन की। ये बोल रहा है अवधि में, उसकी अवधि में प्रारंभिक 40 दिन। अब देखो पहले की, अब ये हो गया 60 और 90, इसका पहला 40, मतलब बचे कितने दिन, 50 दिन मान लो या आपके 20 दिन मान लो, ये साइड कर दो। ये प्रारंभिक कितने दिन हो गए, 40 दिन हो गए। तो ये बोला प्रारंभिक 40 दिन या प्रारंभिक कितने दिन, 60 दिन। तो ये बचे कितने, 30 दिन हो गए, या आपके हाँ 30 दिन अकेले बचेंगे, ठीक है ना। कितने बचेंगे, 30 दिन बचेंगे। तो यह प्रारंभिक 60 दिन के दौरान किसी भी समय निरुद्ध किया जा सकता है। इसका मतलब अगर आपको लगता है कि पुलिस कस्टडी में व्यक्ति है, आपको क्या लगता है पुलिस कस्टडी में व्यक्ति है, तो प्रारंभिक जैसे ही 40 दिन हो तो आप परिवर्तन कर सकते हो, प्रारंभिक 60 दिन हो आप परिवर्तन कर सकते हो, समझना। अब आगे बढ़ते हैं,
बोला समय समय पर किया जा सकता है, प्राधिकृत किया जा सकता है। यदि मामले का विचारण करने के लिए सुपुर्द की अधिकारता नहीं है तो अधिक निरुद्ध रखना उन्हें विचार में अनावश्यक है, तो वह अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास ऐसी अधिकारता है भिजवाने के लिए आदेश दे सकेगा। मतलब किसके, अगर लगता है कि ये अधिकारता नहीं है उसको विचारण करने के लिए, तो ये बोल रहा है अगर अधिक निरुद्ध रखना और आवश्यक है या अनावश्यक है, विचार में अनावश्यक है, तो अभियुक्त व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास ऐसी अधिकारता है जैसे जिसे ऐसी अधिकारता है भिजवाने के लिए आदेश दे सकेगा। कौन देगा, ये मजिस्ट्रेट देगा। अब देखो कहानी, आप लोग बोल रहे 60 दिन और 90 दिन वाले का सीन है। देखो 60 दिन की कस्टडी, ये जुडिशियल कस्टडी है 90 दिन की। ये जब डेथ सेंटेंस एलआई वाला दंडनीय अपराध करता है व्यक्ति, तब 90 दिन की दी जाएगी। 60 दिन की ये बोल रहा है जब इन्वेस्टिगेशन, ये बोल रहा 60 कुल मिला के 60 दिन से अधिक की अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा, और अन्वेषण किसी अन्य अपराध के संबंध में अगर है तो 60 दिन से अधिक नहीं होगा। समझ में आ रही, अदर अफेंस है तो 60 दिन से अधिक नहीं, और मृत्यु दंडादेश तक है, एलआई तक है, तो वो कितना 90 दिन की जुडिशियल कस्टडी के बारे में क्या कर रहा है, वो बात कर रहा है। इतना क्लियर है अभी के नहीं है, बताओ। अरे ये चेंजिंग पावर है, ये कैसी पावर है, ये चेंजिंग पावर। देखो ये तो समझ में आ गई, सुनो 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 सुनो, उसमें लिखा 15 दिन से अधिक की हम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, अधिक की दे सकते हैं। ऑलमोस्ट कितनी दे सकते हैं, 90। वो भी किस मामले में, जब वो मामला है आपका डेथ एलआई मान लो, बस बस डेथ एलआई मान लिया, या 10 वर्ष से ऊपर का मान लो, या 10 से ऊपर का मान लो, ठीक है, ये हो गया 10 से ऊपर का इस मामले में। अब बोल रहा है कि चलो इस मामले की बात करते हैं, पहले किसकी मामले की बात करते हैं, इसकी मामले की। ऊपर लिखा 15 दिन से अधिक का नहीं होगा, लिख दिया कि नहीं लिखा, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं यार अभी तो 15 दिन से अधिक का होना चाहिए, तो डिवाइड कैसे करोगे आप, किसी व्यक्ति को पुलिस के हवाले ऐसे सुपुर्द कर दोगे तो पुलिस को तो मार मार के पुलिस उसको भरता बना देगी, बना देगी। और एक क्वेश्चन ये आता है क्या पुलिस कस्टडी 15 दिन की टोटल रह सकती ना, अगर एक दिन पुलिस में रहेगा तो अगले दिन ऐसा भी कर सकता, मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर दे, मजिस्ट्रेट क्या कर दे, ऑर्डर कर दे कि भैया वापस से ले आओ व्यक्ति को। अल्टरनेट भी हो सकता है, रेगुलर पुलिस कस्टडी भी जरूरी नहीं है, लिखा ही नहीं है ना कि मैंने 15 दिन बोला तो 15 दिन आपके पास है। अगर हमें लगेगा कि भैया आप एक काम करो बाद में ले जाना, पहले फिर से ले आओ, तो फिर से लाना पड़ेगा। बिल्कुल सही, अगर लगता है चीजों को देख के, ठीक है ना। तो ये वाली चीज क्या बोली, ये आप ये मत समझना ये इंक्लूड है, ये क्या है 15 दिन इसी में इंक्लूड है, ये पार्ट ऑफ पुलिस का है, तो इसलिए पुलिस कस्टडी में। मतलब हमें 21 पर्सन को जुडिशियल कस्टडी से निकाल के कहां भेज रहा है, पुलिस में, और पुलिस से निकाल के फिर कहां ले आ रहा है, चलेगी कौन सी, यही यही चल रही 90 दिन वाली और 60 दिन वाली। अगर मामला कम वाला है तो कितने दिन, 60 दिन, तो ये इंक्लूड है, ये 15 दिन भी क्या है इसमें इंक्लूड है। लेकिन फर्क क्या आया अब इसमें, फर्क ये आया पुलिस की पावर बढ़ा दी, पुलिस को पावर है, अब क्या पावर है, पुलिस रिमांड लेने की पावर 15 दिन से अधिक है। तो बोले क्या करेगा फिर मजिस्ट्रेट, अगर 15 दिन से अधिक है तो मजिस्ट्रेट करेंगे क्या, तो बोले एक प्रोविजन जोड़ा ना हमने कोई मना थोड़ी किया है, ये लिखा है 15 दिन से अधिक ना होगा। पहली चीज तो ये तो क्लियर कॉन्सेप्ट है, 15 दिन से अधिक नहीं होगा, ये जनरल है। लेकिन सबसेक्शन 3 जोड़ा, सबसेक्शन 3 में जोड़ा, बोला कि यार मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस परीक्षा से अन्यथा निरोध 15 दिन की अवधि के आगे बढ़ा सकता है। क्या कर सकता है, आगे बढ़ाने के लिए प्राधिकृत कर सकता है कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए या पर्याप्त कारण अगर विद्यमान है, उसको लगता है सेटिस्फाई हो जाता है अगर मजिस्ट्रेट, तो निरोध की अवधि क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। लेकिन किसी भी कंडीशन में 90 दिन से अधिक नहीं होगा इस कंडीशन में, और अन्य अपराध की कंडीशन में 60 दिन से अधिक नहीं होगा। डिवाइडेशन कैसे होगा, ये बोल रहा है ऐसे होगा, ये बोल रहा है 60 दिन या 90 दिन की निरुद्ध की अवधि में से पहले जो 40 दिन है, ये व्यक्ति है, लाया गया मजिस्ट्रेट के समक्ष, मजिस्ट्रेट के पास दो ऑफेंस आए, एक तो डेथ एलआई और 10+, और एक व्यक्ति आया अदर में मतलब 10- मान लो, ठीक है। 10+ वाले के पास गए तो आया 90 दिन की जुडिशियल रिमांड, जुडिशियल कस्टडी मान लीजिए,
और इधर पे गए तो 60 दिन की जुडिशियल कस्टडी मान लीजिए। इसमें बोला तो फिर पुलिस कस्टडी कैसे मिलेगी, हमें तो चाहिए भैया परीक्षा करने के लिए, उसका एग्जामिनेशन करने के लिए हमें तो पूछताछ करनी है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे, एक व्यक्ति आता है, ये कौन है, ये टोपी मास्टर, ये आपके हैं पुलिस वाले, ये कौन है, ये पुलिस वाले, अरे क्या है, ठीक है। पुलिस वाले क्या करते हैं, हाथ जोड़ेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, सर निवेदन करते हैं, क्या निवेदन करते हैं कि सर मुझे 15 दिन की कस्टडी दी जाए, 15 दिन की कस्टडी दी जाए फॉर पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, पूछताछ वगैरह जो भी है, जिससे हमें अच्छे पर्याप्त साक्ष्य मिल सके। तो मजिस्ट्रेट साहब क्या बोलेंगे, जी यस। अच्छा बताइए, इस 21% जो मेरे समक्ष लाए हो अपराध ये वाला है, कौन सा वाला, डेथ सेंटेंस। तो क्या बोलेंगे, ठीक है 90 में से देंगे, फिर हम क्या करेंगे, 90 में से देंगे। अभी समझना, 90 को उठा रहा हूं, ऐसे ही 60 का चलेगा। तो ये बोला प्रारंभिक 40 दिन, 90 में से कितने घटाओ, कितने बचे, 50। तो ये बोला प्रारंभिक 40 दिन, ठीक है। प्रारंभिक पहले 60 या 90 में से प्रारंभिक 40 दिन, और यहां पे 60 होता तो 60 में से 40 दिन मतलब 20, और यहां पे 60 भी हो जाए, क्या है यहाँ पे 60 भी है, तो कितने बचे, 30। अब ये 50 और 30 का कॉम्बिनेशन याद रखना, और अगर 60 के 60 हैं तो खत्म है कहानी, क्या है, 60 के 60 है तो खत्म है कहानी, और 60 के 40 हैं तो 20, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा मैथ, ठीक है। अरे रुको तो जरा, रुक तो जा, रुको तो, यही तो समझा रहा हूं, इतना इतना भी नहीं हुआ है आपके साथ अन्याय, ठीक है। चलो इसके बाद क्या बोल रहा है, या तो 60 दिन या 90 दिन की अवधि का निरुद्ध अवधि में से प्रारंभिक 40 दिन और प्रारंभिक 60 दिन के दौरान, अब ये समय चला आपका, मान के चलो मैंने उठा लिया आपका पहले का 40 उठाया, कितने दिन का उठाया, पहले का 90 की जुडिशियल कस्टडी थी, उसका 40 दिन हमने उठाया। अब बोले 40 दिन के किसी भी समय निरुद्ध किया जाना, समय समय पर आवश्यक। अब देखो ये 40 दिन है, अब इस 40 दिन में पुलिस कस्टडी भी आएगी और इसी 40 दिन में जुडिशियल कस्टडी भी आएगी। समय पर मजिस्ट्रेट जैसा निर्देश समझे वैसा आदेश दे सकता है। ये 15 दिन से अधिक बढ़ गया कि नहीं बढ़ा, मान के चलो पुलिस वाला बोला सर 15 दिन तो बहुत कम है, अभी तो मैं पूछताछ ही नहीं कर पाया हूं, मैं उससे पूछना ये चाह रहा था वो ट्रक ड्राइवर इसका क्या लगता है, सर मेरे पास रीजनेबल कारण है, वो ट्रक उसी टाइम पे खड़ा था जिस टाइम पे ये था। तो वो बोलेंगे ठीक है एक काम करिए, आपको 10 दिन की और कस्टडी बढ़ाई जाती है, आप ले जाइए 10 दिन। अब ये 10 दिन कहां से जा रहा है, ये प्रारंभिक 40 दिन से। इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, 40 दिन या 60 दिन, उससे अधिक नहीं। प्रारंभिक 40 दिन या प्रारंभिक 60 दिन, इसके बाद समय समय पर मैं अपने हिसाब से आपको देता रहूंगा अगर मुझे उसका कारण लगता है तो। लेकिन अगर एक और प्रोविजन है बहुत खतरनाक जुड़ा, बोले निरुद्ध समय समय पर निरुद्ध किया जाना, समय समय पर प्राधिकृत कर सकता है, कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं है। वापस कोर्ट बुला लो, उनको लग रहा है वापस पुलिस भेज दो, उनको लग रहा है कोर्ट बुला लो, उनको भेज दो, ऐसा हो गया। बोले यदि 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 उस मामले का विचारण करने की सुपुर्द करने की अधिकारता नहीं है। अब मान के चलो ये जो मजिस्ट्रेट है कौन है, ये, अब इन मजिस्ट्रेट को अभी हमने ऊपर पढ़ा, जब आपके समक्ष आते हैं तो आपको ज्यूरिडिक्शन हो चाहे नहीं हो, आप दो कारण पे सोचोगे, जमानत नहीं मिली तो क्या नहीं मिली उसको, जमानत रद्द कर दी तो क्या रद्द कर दी। आप उसको सुनने के पश्चात आप क्या करोगे, उसको पुलिस रिमांड पे दे सकते हो या जुडिशियल रिमांड पे रख सकते हो, ये पावर थी। बोले प्रारंभिक 40 दिन के पश्चात, प्रारंभिक 40 दिन पे आप विचार करोगे, अगर कोई 90 दिन या 60 दिन वाला अगर कोई जुडिशियल कस्टडी का होता है तो पहले के जो 40 दिन है आप, या पहले के जो 60 दिन है उसके दौरान आप किसी भी परिस्थिति में किसी भी समय आप क्या कर सकते हो, भेज सकते हो उसको। ये बोला समय समय पर जो भी है प्राधिकृत कर सकते हो, ठीक है। अब बोला कि अगर विचारण करने की आपको, ट्रायल करने की आपको अधिकारता नहीं है, या किसी मामले को सुपुर्द करने की आपको अधिकारता नहीं है, और इस मामले में या किसी को सेंड करने की आपको अधिकारता नहीं है, और अधिक अधिक निरुद्ध रखा जाता है, अधिक निरुद्ध रखा, रिटेन अलग अधिक रख दिया, तो विचार उसके विचार में अनावश्यक है। मतलब किसी व्यक्ति को पुलिस कस्टडी आपने दी, 15 दिन से ज्यादा हो गए, 20 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, अब हमारे पास तो ज्यूरिडिक्शन है नहीं है भैया, हम ट्रायल कैसे कर लें। क्लियर बात तो ये है, जिसके पास ज्यूरिडिक्शन होगा वही ट्रायल करता है, ये तो कॉन्सेप्ट है। हम अभी क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ ये मान रहा है कि आपको इन्वेस्टिगेशन करनी थी और एक प्रोसीजर था, 58 में लिखा था कि आपको मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश करना है, आपने पेश किया,
जमानत नहीं छोड़ा गया था इसलिए, या आपने उसकी जमानत कैंसिल कर दी थी, इस कारण से आपको इंक्वायरी या सॉरी आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको चाहिए था टाइम पीरियड, तो आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम पीरियड दिया गया, 15 दिन से अधिक का नहीं होगा। लेकिन इसमें एक सबसेक्शन 3 वो जोड़ा गया कि 60 दिन या 90 दिन की जुडिशियल रिमांड में जो पहला 40 दिन होता है या पहले का जो 40 दिन होता है या पहले का 60 दिन होता है, इनके बीच में अगर व्यक्ति को निरुद्ध रखना है तो किसी भी समय उसकी पुलिस रिमांड जुडिशियल रिमांड को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन 90 दिन से अधिक होगा क्या, कभी भी चीज नहीं होगी, वो इंक्लूड है। पुलिस रिमांड किसमें इंक्लूड है, 60 दिन और 90 दिन में इंक्लूड है। ये इतना क्लियर हुआ। देन आगे ये बढ़े कि भैया अगर उसको डिटेन बहुत अधिक दिन के लिए रख दिया गया और हमारे पास क्या नहीं है, ज्यूरिडिक्शन नहीं है, हमारे पास क्या नहीं है, ट्रायल करने की पावर नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये आई कि ऐसे व्यक्ति को इस व्यक्ति को भैया पुराने व्यक्ति को, इस व्यक्ति को, मासूम से व्यक्ति को, एक्यूज पर्सन को क्या कर रहा है, ऐसे मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा जिसके पास अधिकारता है और जो क्या कर सके, ट्रायल कर सके। बोले ऐसे व्यक्ति के पास भेजेंगे और भिजवाने के लिए क्या देगा, ये मजिस्ट्रेट आर्डर देंगे। मतलब मजिस्ट्रेट सेंड कर देगा बाय ऑर्डर किसको, इस एक्यूज पर्सन को, किसके समक्ष, जिसके पास क्या है, जुरिस्डिक्शन है। और वो जुरिस्डिक्शन का रीजन क्या है, रीजन क्या था, रीजन भेजने का रीजन ये था कि अनावश्यक डिटेन किया जा रहा था या अनावश्यक विलंब हो रहा था। ठीक है, ये वाली चीज हो रही थी क्योंकि लॉ के प्रोविजन का क्या है, हमारे पास जुरिडिक्शन नहीं है, व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं कर रहा है, 15 दिन से बढ़ा के उसको समय दिया गया लेकिन अभी तक कोई हाथ में कोई चीज लगी नहीं है, 90 दिन की जुडिशियल कस्टडी भी खत्म होने वाली है ना, अनावश्यक विलंब से, इसलिए हम क्या करेंगे, उस मजिस्ट्रेट को अधिकारता वाले के पास भेज देंगे। आई बात इतनी समझ के नहीं याद हुआ, काफी हद तक दिमाग में घुसा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोला सबसेक्शन 3 बोला मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा अनुरोध 15 दिन की अवधि के आगे बढ़ाने की दिशा में प्राधिकृत कर सकता है, बिल्कुल सही है। और बोला उसका समाधान हो जाता है अगर तो ही बढ़ाएगा, अगर समाधान नहीं होता है तो नहीं बढ़ाएगा, अगर समाधान हो जाता है, पुलिस ऑफिसर समाधान कर देती है तो ही बढ़ाएगा। तो ऐसे पर्याप्त कारण अगर विद्यमान है किंतु कोई भी मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का इस उपधारा पे अधीन अभिरक्षा का अनुरोध, कोई भी मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति को 90 दिन और 60 दिन से अधिक के लिए अवरोध नहीं कर सकता। 90 दिन के लिए अगर करना है तो मृत्यु दंडादेश, आजीवन कारावास, 10 साल से ऊपर वाले में निरुद्ध कर सकता है। कोई भी मजिस्ट्रेट लिखा है, आपके किसी भी मजिस्ट्रेट के बारे में बात हो रही है, कोई भी मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब ये बोल रहे हैं कि मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या है, पुलिस कस्टडी है, तो बोले पुलिस कस्टडी कितने की थी, पुलिस कस्टडी थी 15 दिन की। कितने के दिन की थी, 15 दिन, प्लस किया गया मतलब बढ़ा देंगे। प्लस करने का रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये समाधान हो गया, इनका सेटिस्फाई होगा, ये समाधान क्या हो गया, इनके पास कोई कारण है, रीजन है। अब जब रीजन मिला तो ये बोले कंडीशन, लिमिटेशन है, क्या है आपके पास, एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन कैसी है कि आप 90 डे और आप 60 डे से अधिक नहीं जा सकते, और इसी में इंक्लूड है आपकी पुलिस रिमांड भी। ठीक है, तो ये बोला LI D और 10 प्लस, ये बोला कितना 10 माइनस ही मान लो, अन्य अपराध के संबंध में ये वाली चीज है। ठीक है, अन्य अपराध के संबंध में तो कुल मिलाकर कितना होगा, 60 दिन। इतनी चीज क्लियर हुई। और ये 40 दिन वाली बात क्लियर हुई कि 40 दिन प्रारंभिक तौर पे कैसे दौरान चलेंगे, ये बोलेंगे। ये बोल रहा है सबसेक्शन 3 का पहले यूज करो, मतलब पहले 3 पढ़ के आओ। 3 पढ़ा तो हमें मिला कि यार 15 दिन से अधिक है। अब 15 दिन से अधिक है तो हम क्या कर दे, सीधा 90 दिन की दे दे क्या पुलिस? बोले पहले 40 दिन टेस्ट करो या 60 दिन आप देखो, अगर आपको समय समय पर लगता है आप प्राधिकृत करते जाओ। पुलिस रिमांड भैया आओ, वापस से जुडिशियल रिमांड में ले आओ उसको, वापस से फिर पुलिस रिमांड में ले जाओ, आपको जब जब जरूरत पड़े आप ले जाओ। ये प्रारंभिक कितने दिन चलेगा, या तो 40 दिन या 60 दिन। और समाधान हो जाता है तो क्या हो जाता है, अगर समाधान हो जाता है तो भैया मैंने पूरा अपने आप को समर्पित कर दिया, इससे ज्यादा नहीं। इतना समझ में आया क्या कि नहीं आया? ठीक है ना, एक एक चीज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यथा स्थिति जैसा सभी को पता है कि 90 दिन या 60 दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर यदि अभियुक्त व्यक्ति जमानत पर छोड़े जाने के लिए तैयार है, जमानत देने के लिए क्या है भैया, तैयार है। देखो क्या होता है, सीधा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो। पुलिस रिमांड चली आई,
जुडिशियल रिमांड उसी के बीच में है, पुलिस रिमांड उसी के बीच में है, चली आ रही है, चली आ रही, 90 दिन से अधिक नहीं होगा, 60 दिन से अधिक नहीं होगा किसी व्यक्ति की कस्टडी, ठीक है। अब निकल गए 90 दिन भी हो गए और 60 दिन भी, अब मिलेगी उसको बेल। तो हम क्या बोलेंगे, अगर तू जमानत देने के लिए भाई तैयार है, व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार है और दे देता है, हमने मांगा बेल बॉन्ड भर दी, हमने मांगा बॉन्ड भर दिया, जमानत देने के लिए तैयार है, तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। 100% तैयार है, रजामंद है, तो जमानत पर छोड़ो, और जमानत पर छोड़ दिया जाएगा तो इसके अधीन जमानत पर छोड़ा गया प्रत्येक व्यक्ति जो है अध्याय 35, अध्याय 35 क्या है, बेल जमानत 480, 481, 482 ये जमानत है, तो बोले उसके प्रयोजन के लिए उसके जमानत पर छोड़ा जाएगा, 100% छोड़ा जाएगा। आपके 480 का यूज करके उसको क्या कर दिया जाएगा, छोड़ा जाएगा, रेगुलर बेल उसको मिल जाएगी। क्लियर बात है, इतना चीज समझ में आई कि नहीं आई भैया? तो बोले अगर ये पूरे हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं भैया, ये पूरे हो गए, और पूरे होने पर जो 21 पर्सन है जमानत देने के लिए तैयार है और देता है, तो क्या मिलेगी उसको, बेल मिलेगी। इसलिए इसको बोलते हैं डिफॉल्ट बेल, कि तुम्हारे 90 दिन भी गए, तुम्हारे 60 दिन भी गए, तुम्हारी पुलिस कस्टडी की रिमांड भी चली गई, लेकिन तुमने पूरा नहीं कर पाए इन्वेस्टिगेशन, इसलिए अब वो व्यक्ति को जमानत मिल सकती है, वो जमानत देने की तैयार है, इसलिए चैप्टर 35 का यूज करके 480 सेक्शन के तहत उसको क्या मिल जाएगी, 100%। आप क्या होता है, जैसे आत्महत्या के जो केस होते हैं, एक लड़की ने आत्महत्या कर ली किसी लड़के से बात करते करते, ठीक है, समझना बात को, समझना। अब चल रही है, वो व्यक्ति क्या है, अब नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसको अरेस्ट कर लिया गया, तो रिमांड चलती है, पुलिस रिमांड पूछताछ करेगी, फोन चेक करेंगे, फलाना फलाना, जब तक कि बेचारा कोर्ट में भी रहेगा, कभी कभी पुलिस वालों के पास बार बार जाएगा, उधर 2-3 दिन रुक के आएगा, फिर वापस आ जाएगा, क्या हो सकता है, यही तो होता है। फिर अगर हमें कुछ भी नहीं मिलता है, अब मान के चलो ट्रायल का मैटर आया, किसका मैटर आया, ट्रायल का मैटर, तो भैया आप ट्रायल तो चलेगी, क्योंकि उसके बारे में इतना कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया कि जिसके कारण से उसको जेल में ही बिल्कुल सजा सुना दी जाए। तो क्या हो, अगर वो जमानत देने के तैयार है 90 और 60 दिन के भीतर, तो बिल्कुल उसको बेल दे दो और चलने दो, ठीक है, तो जमानत पे छोड़ दिया जाएगा। क्या छोड़ दिया जाएगा, जमानत पे छोड़ दिया गया। अब चौथा वाला बोलता है, यदि कोई मजिस्ट्रेट इस धारा के अधीन अभियुक्त की पुलिस अभिरक्षा में निरोध तब तक प्राधिकृत नहीं करेगा। वेरी इंपोर्टेंट भैया, 4 वाला इतना इंपोर्टेंट है, ये बोल रहा है पुलिस कस्टडी में निरोध तब तक प्राधिकृत नहीं करेगा मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट बोल रहा है, अगर हम आपको कस्टडी दे रहे हैं ना, या पुलिस रिमांड दे रहे हैं किसकी, एक्यूज पर्सन की, तो यहाँ पे पुलिस, यहाँ पे जो आपके पुलिस व्यक्ति हैं, ये आपके पुलिस कस्टडी मान लीजिए, पुलिस कस्टडी में तब तक प्राधिकृत नहीं करेगा, नहीं उसको रखने के लिए बोलेगा जब तक कि अभियुक्त के समक्ष पहली बार या हर बार, जब तक कि अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में रहता है, व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत नहीं किया जाता है। वेरी इंपोर्टेंट फॉर प्री, वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर प्री। सीधा बोला जाता है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट इस धारा में अगर अभियुक्त का पुलिस अभिरक्षा में निरोध तब तक प्राधिकृत नहीं करेगा, मतलब आपकी पुलिस कस्टडी की जो आप रखे हो उस व्यक्ति को, तब तक आपके लिए प्राधिकृत नहीं करेगा कि आप रखे रहो, 15 दिन से अधिक रखे रहो, ये करे रहो, 40 दिन के भीतर भीतर मतलब आप भेजो, ये नहीं, ऐसा भी नहीं है। बोल रहा कि तब तक प्राधिकृत नहीं करेंगे जब तक कि आप मेरे समक्ष नहीं ला सकते उसको पहली बार, या जितनी बार मैं बुलाऊं हर बार। लिखा है, अरे वो अलग मैटर है, वो पुलिस पे एक्शन होता है। फिर क्या बोला, बोला अगर प्राधिकृत नहीं होगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, आपको पुलिस कस्टडी के लिए तब तक प्राधिकृत आप किसी भी एक्यूज पर्सन को नहीं रख पाओगे अपने पास। आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या करना पड़ेगा, पहली बार लाना पड़ेगा, या तत्पश्चात हर बार, या तो आपने एक बार पुलिस रिमांड ले ली, कस्टडी में है, आप जब जब मैं बुलाऊंगा तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो बोले अभियुक्त व्यक्ति अगर अभियुक्त व्यक्ति कहां रहता है, पुलिस कस्टडी में रहता है, तो ठीक है, तो व्यक्तिगत रूप से अगर प्रस्तुत नहीं किया गया तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त के रूप में श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से भी न्यायिक अभिरक्षा में निरोध और बढ़ा सकता है। इसका मतलब सीधी सीधी बात बोल रहा है, अगर पुलिस रिमांड पे किसी को व्यक्ति को दिया है, और पुलिस रिमांड पे किसी व्यक्ति को दिया है और मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आया है कि आपको आज क्या करना है, इसको पेश करना है, लाना है इसको, और अगर आप नहीं ला पा रहे तो मजिस्ट्रेट बोला कि हम इसकी जुडिशियल रिमांड को क्या कर सकते हैं, और बढ़ा सकते हैं। और बढ़ाएंगे कैसे, न्यायिक अभिरक्षा में निरोध को और बढ़ा सकते हैं, और बढ़ा सकेगा वो भी श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से, क्योंकि पेश हो गया, वीडियो कॉलिंग कर दो,
कितना मस्त है मस्त। हाँ, किसको? नहीं, ये तो रिमांड की प्रोसीजर है। ये जुडिशियल कस्टडी, कस्टडी में व्यक्ति है पहले से। इस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि क्या होता है, हाँ एक सेक्शन आ चुका है लेकिन बचाने के लिए, ये बचाने के लिए एक सेक्शन आ चुका है, अब इंक्लूड कर दिया है शायद से, सेक्शन का नाम याद नहीं आ रहा। इस पे वीडियो भी बनाई है, अगर आप लोगों ने देखा हो मेरी वीडियो, तो इस पे वीडियो भी बनाई है मैंने। सेक्शन एक्यूरेट याद नहीं आ रहा है, एक सेक्शन ये जोड़ा गया है उसमें कि अगर कोई व्यक्ति अंडर कस्टडी में, अगर जो उसने ऑफेंस किया है उसका 1/3 पार्ट अगर क्या कर लेता है, वो भुगत लेता है उसी में 1/3। जैसे मान के चलिए 14 साल की सजा है, 14 का 1/3 कर दो, या मान के चलिए 9 साल की सजा है, 9 का 1/3 कर लो, मतलब 3 साल अगर उसने क्या किया, भुगत लिया है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। और तो वही तो मैं बोल रहा हूं कि आपका क्या चल क्या रहा है, यही तो है। होता क्या है, ट्रायल चलती रहती है, ट्रायल चल रही है, ट्रायल चल रही है, और उस मामले में जुडिशियल कस्टडी चलती रहती है। मतलब एक तरीके से वही देखा जाए कि सजा का पात्र हो गया है, चल रहा है, अंदर है, जेल में ही अंदर है, अभी तक कन्विक्शन नहीं हुआ, बहुत कितने सालों सालों तक केस चलते हैं कि नहीं चलते हैं, और व्यक्ति क्या रहता है, जेल में रहता है कि नहीं रहता है। अब आ गई भैया सजा, अब वो हो गया गुनहगार, अब उसने कितने बिता लिए साल, 1 साल बिता लिया जेल में। तो अब बोलेंगे कि भैया सजा कितने की सुनाई, 3 साल, तो बोले 3 साल का एक काम करो 1/3 कर दो, अगर व्यक्ति ने इतना थोड़ा और जेल में रहेगा फिर उसको रिलीज कर दिया है, क्योंकि उसने भुगत ली। ये आपके बीएनएसएस में प्रोविजन जोड़ गया है, और इसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव भी है। मतलब एक्यूज 1 जुलाई के पहले से भी अगर जेल में रहे हैं पहले से, तो उनपे भी ये एप्लीकेबल हो रहा है। क्या हो रहा है, उनपे भी ये चीज एप्लीकेबल हो रही है। तो इसमें यही लिखा है कि अगर उसको लगता है मजिस्ट्रेट साहब को कि न्यायिकता और बढ़ानी है तो बढ़ा सकेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये बोलेगा पुलिस अधिकारी को निरोध रखने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा, जब तक कि हम आपके लिए प्राधिकृत नहीं करेंगे कि आप अपने एक्यूज पर्सन को रखे हो तो रखे रहो, हम आपको अथॉरिटी देते नहीं है ये आपकी पुलिस कस्टडी रखने की, जब तक आप मेरे समक्ष पेश नहीं कर देते और हमसे डिमांड की मांग नहीं करते, डिमांड की मांग नहीं करते तब तक, और आप हर बार जितनी बार हम बुलाएं उतनी बार अगर नहीं लाते तब तक, और अगर नहीं ला पा रहे तो श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन से लाओ, ऑडियो वीडियो फॉर्म में लाओ, उसको दिखाओ मुझे कैसा लगता है, बढ़िया है कि नहीं है। समझ गए। और हमें लगता है कि भैया जुडिशियल रिमांड बनानी चाहिए तो जुडिशियल रिमांड और बढ़ा देंगे, लेकिन 90 दिन 60 दिन से अधिक, ये बात याद रखिएगा। आई समझ कि नहीं आया, इतना समझ आया। हम्म। हाँ होती रहती। कब, ये अल्टरनेट चलती है, अल्टरनेट ये लिख दिया इस वाले प्रोविजन ने, पूरा क्लियर कर दिया। ओवरऑल, ओवरऑल पहले वाले में ओवरऑल 15 दिन से अधिक नहीं होगी, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब अगर सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो 15 दिन से अधिक हो सकती है। लेकिन किसी भी कंडीशन में जो 15 दिन इंक्लूड कर रहे हैं, या आप पुलिस रिमांड ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो जुडिशियल रिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 90 दिन 60 दिन रहेगी। ऐसा नहीं कि जुडिशियल रिमांड बढ़ा लो आप, कि इनको हमने 40 दिन दे दिए तो अब जुडिशियल रिमांड तो 90 दिन करेंगे तो 90 दिन कर, हाँ वो तो उतना, वो उतना ही है। आप भले चाहे पुलिस वाले को 60 दिन पूरे दे दो, हमें क्या दिक्कत, सीधा लिखा है ना उसमें, या तो आरंभिक 40 दिन या आरंभिक 60 दिन, उसमें अल्ता बल्दी करते रहो, हमें क्या करना। 24 घंटे के भीतर तो करना ही है। और यहाँ पे लिखा है कि अगर आपने उसको प्राधिकृत किया है, आपने डिटेन रखा है यहाँ पे, उसको कस्टडी में रखा है, तो बोले तब तक आपको अधिकारता नहीं है 24 घंटे से ज्यादा आपको रखने की, जब तक हमारे समक्ष उसको क्या नहीं कर देते, पेश नहीं कर देते। यही तो बोला है सब सेक्शन 4, यही तो बोल रहा है, आपको अधिकारता है ही नहीं, मेरे समक्ष लाओ और जब जब मैं बुलाऊं तब तब लाओ। तो बोले हम बढ़ाएंगे जुडिशियल रिमांड और बढ़ा देंगे, 40 से 90 कर देंगे। समझ गए बात। चल अब आगे 5 वाला क्या बोलता है, 5 वाला सबसेक्शन बात करता है कि कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त विशिष्ट सख्त सशक्त नहीं किया जाता, पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध प्राधिकृत नहीं करेगा। मतलब ये बोल रहा है, ये है भैया बहुत खतरनाक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नहीं मान सकते इसको, रिस्ट्रिक्शन मान सकते हैं। क्या है, ये बोल रहा है कि जेएमएससी, कौन भाई साहब,
जेएम एससी को पावर ही नहीं है, हाँ, पुलिस कस्टडी देने की या पुलिस रिमांड देने की पावर नहीं है भैया, जब तक, हाँ, पावर नहीं है, पावर नहीं है, नहीं है। और जब तक हाई कोर्ट ना दे दे, स्पेशल हाई कोर्ट देगा इसको पावर, कौन देगा, हाई कोर्ट पावर देगा, तब दे पाएंगे, ये फ्री में आएगा। ऑनलाइन समझ में आ रहा है, ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, क्या बात है, एक भी इंसान आज, क्या बात है, एक भी इंसान आज गया नहीं है ऑनलाइन से, क्या बात है, आज आप लोगों ने अपनी अपनी नाक बचाई है, और क्या। चलिए, अब अभी प्रोविजन खत्म नहीं है भैया, क्लास लंबी है, चलेगी। क्या बोला, एक्सप्लेनेशन 1 पे आइए जरा, क्या बोला गया, देखो एक्सप्लेनेशन 1 क्या बोला गया, एक्सप्लेनेशन 1 बोला गया, शंकाएं दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उपधारा 3 में जो अवधि समाप्त हो जाने पर भी अभियुक्त व्यक्ति तब तक अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाएगा जब तक वह जमानत नहीं देता। बिल्कुल खत्म हो गई, कॉन्सेप्ट खत्म भैया, क्या कॉन्सेप्ट खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म। कैसा, बोले 60 दिन हो गए, 90 दिन हो गए, 60 दिन 90 दिन टाइम पीरियड खत्म हो गया था, हमने पढ़ा, किसमें पढ़ा, 4 वाले नहीं 3 वाले में पढ़ा, 3 वाले में हमने पढ़ा कि अगर वो व्यक्ति बेल बॉन्ड देने के लिए तैयार है, अगर वो व्यक्ति बॉन्ड देने के लिए तैयार है तो हम जमानत पे छोड़ देंगे, और अगर व्यक्ति वो देने के लिए तैयार नहीं है तो रखो उसको, यस, लिखा है ना, मैं थोड़ी बोल रहा हूं, लिखा है, इसलिए लिखवाया था वो कि जमानत देगा, रजामंद है, तैयार है तो छोड़ना है, और अगर नहीं है तैयार जमानत पे तो क्या ऐसे ही छोड़ दोगे, तो सीधा बोला है कि बोले शंकाएं दूर कर लो अपनी अपनी सब लोग, जो उपधारा 3 में जो अवधि दी गई है, अभियुक्त व्यक्ति तब तक निरुद्ध रखा जाएगा जब तक कि वह जमानत नहीं देता, तो बात ही खत्म हो गई है, जमानत देना पड़ेगी, कुछ भी नहीं, यही तो लॉ का खेल है, पढ़ा रहने दो, यही तो बात है, ठीक है ना। चलो इसके बाद एक्सप्लेनेशन 2, गरीब व्यक्ति है, एक्सप्लेनेशन 2, यदि प्रश्न उठता है, अब क्वेश्चन फिर आपके दिमाग में उठा, क्या उठा, क्या अभियुक्त व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था कि सिर्फ बहाना था। जैसे सबसेक्शन 4 में बोला गया कि पुलिस रिमांड में, पुलिस कस्टडी में प्राधिकृत नहीं है जब तक कि उसके समक्ष पेश ना कर दिया जाए, तो बोले उसको पेश किया गया था कि नहीं किया, ये तो डाउट है ना, डाउट है कि नहीं है, प्रश्न उठ गया मेरे दिमाग में, तो ये बोला तो अभियुक्त व्यक्ति की पेशी को, पेशी पेशी होती है ना, पुलिस वाले उसको हथकड़ी लगे, चलो आ जाते हैं, तो क्या बोला, निरुद्ध प्राधिकृत करने वाले आदेश पर, प्राधिकृत करने वाले आदेश मजिस्ट्रेट ही देगा, डिटेन रखे रहो रखे रहो रखे रहो, प्राधिकृत करने वाले आदेश को उसके हस्ताक्षर या मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त व्यक्ति के श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से भी क्या करेगी, पेशी के बारे में प्रमाणित आदेश द्वारा साबित किया जाएगा। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति आपकी कस्टडी में है तो आप क्या करो, उसको बताओ, श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से उसकी पेशी करो, फर्स्ट हियरिंग जिसको बोलते हैं। अगर वो नहीं आ पा रहा, नहीं ला पा रहा है, आप प्राधिकृत है, आपको आदेश भी दे दिया, आप नहीं ला पा रहा है, तो आप एक काम करो, आप बिल्कुल फ्रेमिंग करके मुझे वीडियो कॉलिंग पे दिखाओ, ठीक है, उस टाइम पे हम उसको सुनेंगे, बात करेंगे। तो ये बोल रहा है माध्यम से पेशी के बारे में प्रमाणित आदेश द्वारा साबित किया जाएगा, ठीक है, पेशी क्या है, ये पेशी है। तो ये वाली चीज याद रखना कि अगर प्रश्न उठता है कि क्या कोई अभियुक्त व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जैसा कि उपधारा 4 में है, 100% उसमें लिखा है पुलिस कस्टडी में अगर कोई व्यक्ति प्राधिकृत नहीं होगा जब तक कि उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष एक बार नहीं लाया जा सकता है, एक बार मजिस्ट्रेट के समक्ष लाओ या जितने बार हम बुलाए उतने बार लाओ। तो बोले कि अगर अपेक्षित है तो अभियुक्त व्यक्ति को पेशी के लिए निरुद्ध प्राधिकृत करने वाला आदेश देगा बाय सिग्नेचर, बाय सिग्नेचर, और मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त व्यक्ति की श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेशी होगी। क्लियर, चल आगे। परंतु प्रोवाइजो है 18 वर्ष से कम आयु की महिला की दशा में, आप तो ज्यादा हो गई, ठीक है, महिला हो, महिला लिख दिया है, 18 वर्ष से कम आयु की जो महिला है वो आप हो, नहीं हो आप बड़ी हो गई, ठीक है, तो आप लोग लड़कियों में आते हो, महिलाएं होती हैं 18 वर्ष से कम आयु की, ठीक है, लॉ बोल रहा मैं नहीं, लिखा है
18 वर्ष से कम आयु की महिला, मतलब जो 18 वर्ष से कम आयु की है वो महिलाएं हैं, जो 18 वर्ष से कम आयु ऊपर की हैं वो लड़कियां हैं, वो बालिकाएं हैं। ठीक है, अरे मैं कहाँ बोल रहा हूं, लो कह रहा है। ठीक है, चलिए, अदर देन ये बोला 18 वर्ष से कम आयु की महिला की दशा में प्रतिप्रेषण ग्रह या मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था की अभिरक्षा में निरोध करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा। सही है याद भैया। ये प्रतिप्रेषण ग्रह क्या करता है, जब आप घरेलू हिंसा वगैरह पढ़ने जाओगे तब वहां पे एक सेक्शन है प्रतिप्रेषण ग्रह का, वो सेक्शन याद नहीं आ रहा, 43 वगैरह कुछ है, आप आसपास देख लेना जरा, है ना, छोड़ो, लेकिन यही तो उनकी देखभाल करने के लिए, उनकी देख देख करने के लिए ये होता है। ठीक है, हाँ, तो क्या है, सामाजिक संस्थाएं होती हैं, मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्थाएं, उसमें क्या किया जाएगा, डिटेन करने के लिए रिमांड होम, हाँ रिमांड होम, रिमांड होम में भेजा जाएगा भैया। ठीक है, और जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो उसका पूछताछ करने के लिए भेजा जाएगा। समझ रहे हो, क्या करने के लिए, पूछताछ करने के लिए, तो ये वाली चीज उसमें भेजी जाएगी। प्रोवाइजो फिर आता है, ये पहला प्रोवाइजो समझ में आया। हाँ, देखो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन पे थोड़ा सा बात करते हैं। अभी तक 4 वाला तक हमने पूरा डायग्राम बनाया कि नहीं बनाया, बना लिया। 5 वाला तक बना लिया। अब आता है एक्सप्लेनेशन 1। क्या आता है एक्सप्लेनेशन 1, एक्सप्लेनेशन 1 आता है कि अगर हमें क्या है भैया, डाउट है, क्या है, हमें डाउट है। और दूसरा एक्सप्लेनेशन 2 क्या आता है, एक्सप्लेनेशन 2 आता है कि हमारे पास एक क्वेश्चन है। डाउट क्या है, डाउट हमारे पास ये है कि अगर व्यक्ति बेल नहीं देता है, तो बोल देंगे बेल नहीं देता है, कोई दिक्कत नहीं है, कस्टडी में रखे रहो। डाउट क्लियर हो गया। दूसरा ये बोलता है कि डाउट ये है हमें कि अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया गया या नहीं लाया गया, बोले लाए इसको या नहीं लाए, तो सीधा सीधा बोल रहा है, तो फिर एक काम करो, पेशी के समय, अगर नहीं भी लाए तो पेशी के समय इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से पेश करो, वहां पे प्राधिकृत देंगे। और अगर लाए, अगर नहीं भी लाए तो क्या करेंगे, साथ ही साथ साइन वगैरह करके अथॉरिटी दे देंगे कस्टडी के लिए। नहीं तो आपको सेक्शन 4 में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अथॉरिटी नहीं रहेगी और आपको छोड़ना पड़ेगा। क्लियर बात है कि नहीं है। चलो, ये हो गया 2 चीजें। अब इसमें एक प्रोवाइजो जोड़ा, प्रोवाइजो जोड़ा कि भैया फीमेल के केस में क्या होगा, अगर आपकी जो फीमेल महिला है वो कितनी साल से कम की हैं, 18 साल से कम की हैं, तो उनको रिमांड होम में भेज दिया जाएगा। कस्टडी में कहाँ देंगे, रिमांड होम में देंगे, और या तो कोई सामाजिक संस्था में देंगे, सोशल इंस्टीट्यूशन। जो कि रजिस्टर्ड होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए, रिकॉग्नाइज होना चाहिए, उसमें भेज देंगे। ये इतना क्लियर हो गया होगा, हुआ इतना क्लियर। या ऑनलाइन किसी को डाउट अगर आता है तो पूछ लेगा वो, ऑनलाइन अगर किसी को छोटा सा, बढ़िया सा, मोटा सा अगर थोड़ा सा डाउट आता है तो वो पूछ सकता है। लर्निंग मेथड है ये, याद करके चले जाना अपने अपने घर। ठीक है, चल अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। प्रोवाइजो फिर आता है। प्रोवाइजो बोला, क्या बोला कि यह और एक किसी व्यक्ति को पुलिस कस्टडी के अधीन, पुलिस थाने से या न्यायिक अभिरक्षा के अधीन, कारागार से केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा कारागार में घोषित किसी स्थान या उससे भिन्न निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। इसका मतलब ये यहाँ पे बोल रहा है प्लेस, यहाँ पे आपके प्रोवाइजो में क्या बोला, प्लेस कौन सी होगी, तो वो प्लेस डिक्लेयर कौन करता है, प्लेस डिक्लेयर्ड करता है आपका स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। और वो कौन होगा, वो या तो होगा आपका पुलिस थाना या कोर्ट, जुडिशियल कस्टडी बोलते हैं जिसको। कोर्ट नहीं बोलते, जेल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, एक कोर्ट की जेल होती है, एक पुलिस की जेल।
हाँ, आपको कहाँ जाना है? सेंट्रल जेल। जैसे सेंट्रल मॉल होता है ऐसे सेंट्रल जेल होती है। आप मॉल में शॉपिंग करते हो, ऐसे ही कैदी जेल में शॉपिंग करते हैं। आपको शॉपिंग करनी है जेल में क्या? ठीक है। ठीक है ना? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 6 क्या बात करता है? 10 है, अब खत्म होने वाला। क्या बोला? 1 और 5 पढ़िए अच्छे से। बोले ठीक है, हम पांच 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 तो हम पढ़ के आ गए। बोले ठीक है, तो बोले इन दोनों की कोई भी बात अगर आपके दिमाग में बैठी हो, कोई भी बात, तो बोल रहा है कि पुलिस थाने का इंचार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो कि हमने ऊपर सबसे ऊपर पढ़ा था, इंचार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, अन्वेषण अधिकारी, पुलिस अधिकारी, सब इंस्पेक्टर की पंक्ति के नीचे का नहीं होना चाहिए। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट अगर नहीं मिल पा रहा, ओ पूरे किए किराए पे पानी फेर दिया किस वाले सब सेक्शन ने? 6 में। बोल रहा है न्यायिक मजिस्ट्रेट है ही नहीं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट मिल ही नहीं पा रहा, तो क्या करेंगे? तो ये बोल रहा है तो वहां एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर मिल जाएगी। देख रहे जलवे। क्या बोला? बोला जहां पे अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है और हम किसी व्यक्ति को उठा ले आए और 24 घंटे के भीतर भीतर हमें पेश करना है और वो मिल ही नहीं रहा जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो क्या करेंगे? बोले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है ना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी उसको। कन्फर कौन करता है? कन्फर सेक्शन 3 करता है, निर्देशों के अर्थ लगाने का कन्फर कर दिया उसको, बोले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो बोले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को प्रदान कर दी, और इसके पश्चात वह डायरी के मामले में, वो डायरी मैंने बताया ना, डायरी बनाते हैं ये लोग एक, वो डायरी की जो एंट्री है प्रतिलिपि उसको भेजेगा। सेम प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर। बोल रहे हैं इस अनाड़ी को हम ले आए 21%, ये कौन है भैया? और क्या? 21% को ले आए, हम ले आए थे मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट दो हैं, एक तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो सकते हैं और एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये बोल रहा है ये तो पान खाने गए, तो हम किसको बुलाएंगे? इनको। ये नहीं मिल पा रहा है हमें, तो कौन आया? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? उनको पावर है। किसकी पावर है भैया? इनकी पावर मिल गई, इनकी पावर का यूज करेंगे, प्रदान की जाएगी। और जो आपको लाने वाला कौन व्यक्ति होता है? आईओ रहता है ना, वो एक डायरी लेता है, एक डायरी में नोट करता है। तो ये बोल रहा है जब भी इसको भेजेंगे, इस व्यक्ति को उठा के इनके समक्ष ले आएंगे, तो एक कॉपी जो डायरी में हमने लिखी है वो कॉपी प्लस ये खुद इंसान इसको उठा के यहां पे ले आएंगे इनके समक्ष। ठीक है ना? अब क्या बोला? अब बोला कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास भेजेंगे, तब ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट लेखबद्ध करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट भैया, ये क्या करेंगे? रीजन रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे? ये रीजन रिकॉर्ड करेंगे। और जब ये रीजन रिकॉर्ड कर लेते हैं तो बोला जाता है अभियुक्त व्यक्ति को निरोध के लिए, जो कि ठीक समझे, अवधि के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। कुल मिला के 7 दिन। मतलब ये बोल रहे हैं तब निरोध कितने दिन तक करेंगे? ये 7 दिन। और ये 7 दिन ही क्या है? ये दोनों चीजें हैं, या तो पुलिस रिमांड भी है और आपकी जुडिशियल कस्टडी भी है, या पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी मान लीजिए। डिटेन 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 डिटेनिंग करवा लो अपने फेस की, ये वही है। और क्या? वो 21% भी धूप में काला हो जाता है, इसलिए उसको कहाँ रखते हैं? जेल में, गोरा होने के लिए। हाँ, आपको क्या जरूरत? आप तो पहले से काले हो, आप कितना भी डिटेन करा लो, आप गोरे नहीं हो सकते। समझ में आ रही भैया? ऑनलाइन चलिए अब मैं आगे बढ़ जाऊं। आगे बढ़ते हैं भैया। तो क्या बोला? बोला इनको हम ले आए 21% को मजिस्ट्रेट के समक्ष, जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं मिले तो हम एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष ले आए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर प्रदान की गई थी। तो ये बोले ये फिर कैसे कस्टडी देंगे? बोले ये दे सकते हैं कुल मिला के 7 दिन। 7 दिन से अधिक नहीं, और रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। 7 दिन से अधिक नहीं दे पाएंगे भैया। ठीक है ना? समझ गए? आगे बढ़ते हैं। आगे आगे क्या हुआ? आगे क्या है? हाँ, आगे ये 7 दिन से अधिक नहीं होगी तो ऐसे प्राधिकृत निरोध की अवधि समाप्ति पर जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। और बोले 7 दिन खत्म तो जमानत शुरू। मतलब भैया ये 7 दिन जो हैं ये एंड हो जाएंगे जिस दिन, और जमानत पे छोड़ देंगे। फिर क्या मिलेगी उसको? जमानत मिलेगी भैया। क्या मिलेगी? जमानत मिलेगी, बेल मिलेगी।
बोले ठीक है बेल दे दो, बेल दे दो, दे दो, दे दो, दे दी। तो किंतु 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 लेकिन किंतु परंतु बंधु क्या बोला, ये बोला कि उस दशा में हम नहीं छोड़ेंगे। कब नहीं छोड़ेंगे, जब अभियुक्त व्यक्ति के आगे और निरोध के लिए ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश दिया जाता है। मतलब अब मान के चलो एंड हो गई तो हम तो जमानत दे देंगे, लेकिन एक प्रोवाइजो जोड़ा और प्रोवाइजो में बोला कि भैया अगर वहां ऊपर से ऑर्डर आया है किसी मजिस्ट्रेट साहब का कि इनको और अधिक अवधि बढ़ाइए, अवधि क्या करिए, बढ़ाएंगे, तो नहीं छोड़ेंगे। कितना अच्छा मारते चाटा ये लोग पीछे से, क्यों, कितना अच्छा चाटा मारता है लोग। पहले बोलता है हाँ, पहले क्या बोलता है, आपको पावर है 15 दिन से अधिक नहीं ले सकते कोई भी पुलिस अधिकारी, फिर पीछे से चाटा दिया 15 दिन नहीं 15 दिन और ले सकते हैं। अभी बोला 7 दिन खत्म हो गई तो जमानत मिलेगी, सामने वाला तो नाचने लगा, फिर एक किंतु जोड़ के बोला नहीं, अगर लगता है और बढ़ानी है अवधि तो और बढ़ा देंगे, नाचना नहीं, नाचना मना है। कितना अच्छा लो है लो, अच्छा कि नहीं है, पसंद आया, ठीक है। क्या बोला, किंतु अभियुक्त व्यक्ति के और आगे की निरुद्ध बढ़ाने के लिए ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है जो आदेश करने के लिए सक्षम है। मतलब कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट कौन है ये भैया, कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट है जो आदेश दे सकेगा, तो इसके आदेश पे और अधिक अवधि बढ़ाएंगे और क्या नहीं छोड़ेंगे, उसको जमानत पे नहीं छोड़ेंगे। बोले आगे और अधिक निरुद्ध के लिए आदेश दिया जाता है तो वहां अवधि जिसके दौरान अभियुक्त व्यक्ति उपधारा के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश की अधिरक्षा में निरुद्ध किया गया था, सबसेक्शन 3 की अवधि की संगणना के हिसाब में ली जाएगी। लो वो हो या यस, वेरी गुड। क्या बोला, समझ में आई, नहीं आई, नहीं आई होगी, तो इसके लिए चाहिए आप लोगों के लिए थोड़ा सा स्टडी अच्छी। देखो क्या बोला, सीधा बोला, एक फॉर्मूला बना लेता हूं, एक फॉर्मूला है, बनाओ फॉर्मूला, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट प्लस 7 दिन प्लस बेल इक्वल टू पावर, ये किसकी पावर हो गई, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, ठीक है। देन ये पहला फॉर्मूला हो गया। अब बोले बेल रिजेक्ट प्लस कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट ऑर्डर प्लस मोर डिटेन पीरियड इक्वल टू सबसेक्शन 3, इक्वल टू सबसेक्शन 3। ये बोल रहा है और पीरियड बढ़ाओगे ना तो वो कहां की पावर में चला जाएगा, ऊपर वाली जो हम 90 दिन 60 दिन वाली पढ़े उससे अधिक नहीं भैया, उसमें इंक्लूड हो जाएगा। ये 7 दिन, ये 7 दिन भी किसमें इंक्लूड हो जाएगा फिर इसमें, ये मतलब ये टोटल की टोटल टोटल टोटल, तो ये टोटल धमाल बाबू, ये क्या है भैया, टोटल धमाल है ये, समझ में आ रहा। देखो ये है मेंस, देखो ये है इंटरव्यू, देखो और ये है पूरा का पूरा प्री, एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक कहानी, एक एक ऑब्जेक्ट, ये सब क्या है, प्री। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। देखो अब आगे बढ़ते हैं, ये इतना चीज समझ में आया, आ गया ना भैया। अपने नोट्स को आराम से देखना, पूरा पढ़ने जाओगे बिखर जाओगे। नोट से जो यही सिखा पाएंगे आपको, ये ऐसे 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 जो बने हैं ना, ये तभी समझ में आएगा कि अच्छा ये चला क्या है, ठीक है ना। चलो मैं आगे बढ़ता हूं। अब ये फॉर्मूला हो गया नंबर 1, ठीक है। अब ये बोला प्रोवाइजो, फिर आ गया, अब आ गया सबसेक्शन 6 का प्रोवाइजो, ये बिल्कुल यही है। फिर ये बोल रहा है कि उक्त समाप्ति पर, अब ये बोल रहा है उक्त अवधि की समाप्ति हो गई और के पहले कार्यपालक मजिस्ट्रेट मामले के अभिलेख के डायरी की प्रविष्टियां सहित यथास्थिति पुलिस थाने के वार्षिक अधिकारी अन्वेषण अधिकारी द्वारा जो उसे भेजी गई थी निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा। अब देखो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपना कार्यभार छोड़ रहे हैं, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने जो जो चीजें रिकॉर्ड करी है, जो जो चीजें क्या करी है भैया, रिकॉर्ड करी है। और जो डायरी की कॉपी, जो कॉपी किसको मिली थी, इनने दी थी, किसने, आईओ ने दी थी या इंचार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर ने दी थी। अब ये सेंड किसको करेंगे, ये सेंड करेंगे नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, नियरेस्ट किसको करेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सेंड कर देंगे, क्योंकि खत्म हो गया ना पीरियड वगैरह उनका, तो क्या हो गया उनका,
पीरियड, टाइम पीरियड तो खत्म हो गया ना, ये वाली चीज। चलो देन आगे, आगे क्या भैया, आगे कुछ भी नहीं है, 7 वाला पॉइंट है। क्या बोलता है 7 वाला सबसेक्शन, ये बोलता है इस धारा के अधीन पुलिस अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत करने वाला मजिस्ट्रेट अपने कारण को अभिलिखित करेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है, रीजन रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे भैया, रीजन रिकॉर्ड करेंगे पुलिस कस्टडी में, अगर देते हो तो पुलिस कस्टडी में देने के लिए रीजन रिकॉर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री। 3 स्टार लगाओ, ऐसे 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 3 स्टार। ठीक है। सबसेक्शन 8, न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न अगर कोई मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश दे तो आदेश की प्रतिलिपि देने के अपने कारणों सहित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा। इसका मतलब ये बोल रहा है अगर जो आपके बेल का आदेश, डिफॉल्ट बेल का आदेश, जुडिशियल रिमांड का आदेश, पुलिस रिमांड का आदेश, अगर कोई भी आदेश देता है तो ये बोल रहे हैं कि जब भी आप ये जो आदेश दे रहे हैं, कौन दे रहा है भैया, पुलिस कस्टडी, ये मजिस्ट्रेट लिखेंगे। तो ये बोल रहा है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सेंड करना है आपको। क्या सेंड करना है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सेंड करना है। क्या सेंड करना है, बोले कि भैया जो आदेश आपने दिया, आदेश की कॉपी, ऑर्डर की कॉपी, क्या करना है, ऑर्डर की कॉपी भेजना है, वो भी विथ रीजन कि आपने ऐसा आदेश क्यों पारित किया, विथ रीजन सीजेएम को भेजना है। ये आपका 8 पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट भैया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट 8 पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझ में आई कि नहीं आई? या ऑफ कोर्स। ओके डन। मेरे ख्याल से आप लोगों को पूरा क्लियर हो चुका होगा, आपके दिमाग से पूरा साफ हो चुका होगा, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं बचा होगा। बचा है, चलो अच्छी बात है, ये जान के मुझे बड़ी हैरानी हुई। ठीक है। सबसेक्शन 9, सबसेक्शन 9 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है यदि समन मामले के रूप में, अगर मामला कैसा होता है, समन होता है या तो वारंट होता है, तो ये बोल रहा है समन मामला है, तो बोला समन केस है, समन मामले के रूप में मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी भी मामले में, अब मजिस्ट्रेट क्या हो रहा है, ट्रायल कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन मामले में अगर इन्वेस्टिगेशन अभियुक्त के गिरफ्तार किए जाने की तारीख से, इन्वेस्टिगेशन में जिस एक्यूज पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया उस तारीख से, अरेस्टेड डेट से 6 महीने की अवधि के भीतर समाप्त नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री। इन्वेस्टिगेशन कितना चलेगा, 6 महीने। कितना चलेगा, 6 महीने। तो ये बोल रहा है समन मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा अगर विचारणीय कोई मामला है तो बोला इन्वेस्टिगेशन उसको कितना चलेगा, 6 महीने। तो समन मामले का इन्वेस्टिगेशन कितना हो गया, 6 महीने हो गया। तो बोला 6 महीने के भीतर समाप्त नहीं होता है, तो 6 महीने चलना है, 6 महीने चलना। और अगर 6 महीने में भी समाप्त नहीं हो रहा है तब क्या करेंगे, तो बोल रहा है तो मजिस्ट्रेट अपराध में आगे और इन्वेस्टिगेशन को रोकने के लिए आदेश दे देगा। वेरी इंपोर्टेंट फॉर प्री। प्री 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 भैया 1 रुपए में प्री मिलता है यहां पे। आप देखिए लेक्चर और 1 रुपए जमा करिए और प्री के आंसर ले जाइए। ठीक है, यहां पे प्री छाटने की जरूरत नहीं मिलेगी, यहां पे प्री बने बनाए मिलेंगे। मिल रहा है ना बने बनाए प्री, कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। तो यही बोल रहा है कि अगर कौन सा केस है भैया, समन केस है, तो ये आपकी इन्वेस्टिगेशन कितनी चलेगी, 6 मंथ। कितनी चलेगी भैया, 6 मंथ चलेगी। और अगर 6 मंथ तक कंप्लीट नहीं हो पा रहा, इनकम्प्लीट है, क्या भैया इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट है, तो क्या करेंगे, स्टे लगा देंगे आपकी। क्या लगा देंगे भैया, स्टे लगा देंगे इन्वेस्टिगेशन पे। कौन लगा देगा, हमारे आदरणीय मजिस्ट्रेट साहब। ठीक है ना। अब क्या बोला, अब ये बोला कि भैया रोक देंगे, रोकने का आदेश करेंगे, और अन्वेषण करने वाला जो अधिकारी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, मजिस्ट्रेट का समाधान नहीं कर देता विशेष कारणों पे न्याय के लिए 6 माह की अवधि। अब ये बोल रहा है कि स्टे लगा देंगे जनरल है इन्वेस्टिगेशन पे, और अगर आपको बढ़ाना है तो आइयो आप पहले कारण बताओ, और अगर कारण बताएंगे अच्छा सा तो 6 मंथ प्लस भी कर सकते हैं।
इसका मतलब मजिस्ट्रेट की कैसी पावर है, मजिस्ट्रेट की पावर है डिस्क्रिशनरी पावर है, स्वविवेकीय पावर है। क्या पावर है भैया, स्वविवेकीय। और स्वविवेकीय में 6 महीने तो जनरल है, और अगर आयोग सेटिस्फाई कर देता है, समाधान कर देता है, कारण बता देता है, तो फिर भैया क्या है आपका, कारण बताना पड़ेगा आयोग को कि सर मैं 6 महीने में नहीं कर पाया सर, इसलिए नहीं कर पाया सर, मेरे पास बहुत सारी समस्या हो गई थी सर। कारण बताओ, स्पेशल कारण बताओ, स्पेशल कारण बताओगे तो 6 महीने और दे देंगे आपको, अधिक दे सकते हैं मजिस्ट्रेट साहब। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। 10 तो इधर आप लिख लेना, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन पीरियड लिख लेना, 9 वाले में क्या लिख लेना, इन्वेस्टिगेशन पीरियड लिख लेना, और वो भी समन केसेस में। चलो, रूम मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल अगर हो रही है तो मामले का अन्वेषण, ठीक है। अब आता है 10 वाला, लास्ट है आपका। ये बोला सबसेक्शन 9 आपने पढ़ा, आगे और इन्वेस्टिगेशन रोकने के लिए आदेश दे दिया, तो और वहां यदि सेशन न्यायाधीश है, उसके आवेदन दिए जाने पर का उसे आवेदन दिए जाने पर या अन्यथा समाधान हो जाता है। अब सेशन न्यायाधीश को किसी ने लगा दी एप्लीकेशन, किसी ने लगा दिया एप्लीकेशन, अब सेशन न्यायाधीश को एप्लीकेशन लगाई, उनका समाधान हो गया एप्लीकेशन पे, बोले यार मस्त एप्लीकेशन है, तो बोले ठीक है, तो अपराध का और आगे इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए। उन्होंने एप्लीकेशन लगाई, सर देखो वो सर मान नहीं रहे, उन्होंने तो स्टे लगा दिया सर, मैंने कारण भी बताया। अब कारण पे जबकि लिखा था प्रोविजन में कि जारी रख सकते हैं, लेकिन वो मेरे कारण से सेटिस्फाई नहीं हुए। अब जब कारण से सेटिस्फाई नहीं हुए तो अब मेरा हुआ दिमाग खराब। किसका हुआ, मेरा नहीं, किसका दिमाग खराब हुआ, इनका। इनका क्या हुआ, इनका हुआ दिमाग खराब, और इनका दिमाग खराब हुआ तो ये कहां पहुंच गए डायरेक्ट, हाँ। अगर नहीं दे रहे तो तभी तो दिमाग खराब हुआ, मैंने कारण बताया, मैंने सब चीजें बताई, लेकिन ये क्या नहीं दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा है। हाँ, तो सेशन जज अगर क्या हो गया भैया, यहां पे कंफर्म कर देता है, आपके कारण से इस्माइल कर देता है, आपकी एप्लीकेशन में जान है, क्या कर देता है भैया, एप्लीकेशन लगाता है। क्या लगाया ये, एप्लीकेशन लगाई, और ये एप्लीकेशन लगाई, एप्लीकेशन सेशन जज के समक्ष लगाई, और ये कंफर्म कर देता है, तो 6 महीने से अधिक की इन्वेस्टिगेशन पीरियड बढ़ा देगा ये। तो क्वेश्चन अगर आया कि भैया जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या 6 महीने से अधिक का इन्वेस्टिगेशन बढ़ा सकता है क्या समन मामले में, तो बोले नहीं। बोले अगर कारण बता दिया तो भी बढ़ा सकता है, अगर कारण प्रॉपर अच्छा है, विशेष कारण है तो। अगर मान के चलो नहीं बढ़ाया तो कहां जाओगे, फिर बोले सेशन में एप्लीकेशन लगाएंगे। प्री का आंसर निकल गया गलती से, प्री का आंसर गलती से निकल गया। अब बताओ क्या होगा, अब गलती है सुधारो और क्या, ठीक है, ठीक है। अब ये बोला आगे इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए, बोल दिया। अब सबसेक्शन 9 बोला, सबसेक्शन 9 के आदेश को रद्द कर सकता है। देखो पावर, पावर ऑफ सेशन कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट भैया। 10 में पावर ऑफ सेशन जज है भैया, बिल्कुल सही। एप्लीकेशन लगाई माननीय आयोग ने, काय के लिए लगाई, पर्पस क्या था, इन्वेस्टिगेशन के लिए, पीरियड बढ़ाना, एक्सटेंड करना, ठीक है ना। अब एप्लीकेशन लगाई, जो सेशन जज हैं उनकी पावर क्या है, पहली पावर पीरियड एक्सटेंड कर सकते हैं, दूसरी पावर क्या है, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को रद्द कर सकते हैं, कैंसिल कर दिया, ठीक है। आगे, और जमानत या अन्य मामले में निर्देश के अधीन रहते हुए विशिष्ट अपराध का आगे अन्वेषण किया जाए, वेल सही है। और ये बोल रहे हैं कि बेल में या अदर प्रोविजन में रहते हुए, इसका मतलब अगर उस व्यक्ति को बेल मिल रही है तो बेल दे दो, चलने दो इन्वेस्टिगेशन, बेल मिल रही तो दे दो बेल और चलने दो इन्वेस्टिगेशन, चलता रहेगा। समझ में आ गई बात भैया। तो ये था आज की पूरी कहानी का निचोड़। कपड़े धुल चुके हैं, सूखने डालेंगे अब, चलो ठीक है। 10 जोड़ी कपड़े थे। चलिए, तो आज की क्लास में इतना काफी है, तो मुझे बता दीजिए भैया